हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, निर्यात गंतव्य देशों का उनकी मूल्य धारता श्रेणी के साथ मिलान। यानी भारत से निर्यात जो गंतव्य स्थान पे हो रहे हैं और कितना हो रहा है और कितना रैंकिंग है, ये सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत का जो है सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है वो है क्या? यूएसए है। यानी फर्स्ट रैंक पे अगर हम देखें तो यूएसए को रख सकते हैं, यूएसए को, यानी फर्स्ट पे आपका यूएसए हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं तो यूएई है। और देखिए, यूएस में हम 17.9% करते हैं। यूएई दूसरा गंतव्य है जहां हम 8.2 करते हैं। हम यहां करते हैं 8.2, 17.9%। थर्ड हमारा है कि तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य चीन को पीछे छोड़ के नीदरलैंड 5.2 पे पहुंचा है। तो रैंक 3 हमारा कौन सा है? नीदरलैंड। और क्वेश्चन भी जो है इसीलिए पूछा भी गया था कि चीन एंड नीदरलैंड जो है वो ऊपर नीचे हुआ है। चौथे पे हमारा क्या आ गया? चाइना आ गया। संयुक्त अरब अमीरात तो 2 है, तो चौथे पे हमारा क्या है? चाइना है। और चाइना में हम कितना एक्सपोर्ट जो है कर रहे हैं? वो 3.9%, नीदरलैंड 5.2। तो देखिए, इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें कि भारत जो है इंपोर्ट कितना कर रहा है, तो इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो चीन से हम इंपोर्ट करते हैं 15 से 16% कुल आयात का लगभग, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, विद्युत उपकरण होते हैं, मशीनरी होता है, दूरसंचार उपकरण और सक्रिय एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये हम करते हैं। रूस की बात अगर करें तो 8 से 9%, जिसमें कच्चा तेल है, पेट्रोलियम उत्पाद है, जिनकी कीमत हाल के वर्षों में तेजी आई है, ये भी ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव हुआ है, बढ़ा भी है, थोड़ा घटा भी है। यूएई की बात करें तो 7.9%, और 7 से 9, ऐसे बोल से 7 से 9 लगभग जो है 7 से 9% है। तो यहाँ क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद है, सोना है, कीमती पत्थर है, मोती है और बेस धातु, यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। यूएसए तो उच्च तकनीक वाली मशीनरी हो गया, विद्युत मशीनरी हो गया, और चिकित्सा उपकरण, विमान, रसायन, तो ये सब यूएसए से कितना? 6%। तो ये भी ध्यान रखना है। सऊदी अरब और इराक से तो घरेलू ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अधिकांश कच्चा तेल और खनिज तेल हम इंपोर्ट करते हैं। स्विट्जरलैंड तो सोना, बहुमूल्य धातु और औषधियां, तो ये सब चीजें हम इंपोर्ट करते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 स्टेटमेंट है कि मेक इन इंडिया उपकरण 2014 में शुरू किया गया। उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्य क्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना। तो यहाँ जो है आप अगर बोले तो इसका उद्देश्य ही था, मेक इन इंडिया का उद्देश्य अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया शुभारंभ हुआ है 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगर इसका प्रतीक की बात करें हम तो शेर है, धैर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक है। धैर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को हमें 12 से 14% प्रतिवर्ष बढ़ाना है, और जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 16% से बढ़ा के 25% हमें करना है। यानी वर्तमान में उस समय 16% था, उसे बढ़ा के हमें 25% करना है। और 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार, तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना? 10 करोड़ जनरेट करना है। अब मेक इन इंडिया 2.0 की अगर हम बात करें तो इसमें अब 27 क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिनमें विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र हैं। यहाँ अगर विनिर्माण में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा। सेवा में अगर बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर, पर्यटन हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा, वित्तीय सेवा और मीडिया। उपलब्धि की अगर हम बात करते हैं तो एफडीआई तो 2014 से 24 के बीच
$667 अरब का एफडीआई प्राप्त हुआ, यानी 119% की वृद्धि हुई थी। एफडीआई 14 से 15 में अगर देखें तो इतना 45.14 अरब डॉलर लगभग 2023-24 में 70.95 अरब डॉलर का रिकॉर्ड पे पहुंचा वो, यानी 45.14 अरब से कितना पहुंचा है 70.95 अरब डॉलर। ये हो गया आपका 2014-15 में और ये हो गया 2022-23-24 में। ठीक है, तो ये डेटा जो है ध्यान में रखना है, आगे और डेटा इसमें अपडेट होगा। अब ये जो मेक इन इंडिया, जिसमें अगर हम देखें 2.0 में तो मोबाइल विनिर्माण तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया। 23-24 में हम लोग क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। 23-24 में 33 करोड़ मोबाइल का उत्पादन हुआ। रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें हम तो 1.27 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और रक्षा में 21,083 करोड़ हो गया है। 90 से अधिक देशों में हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें तो 142वें स्थान से 20 में 63 स्थान पे पहुंचा। निर्यात की अगर हम बात करें तो 23-24 में माल निर्यात 437 अरब डॉलर से पर पहुंचा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया और ऑटोमोटिव क्षेत्र अग्रणी है। इन सब के लिए अगर हम देखा जाए तो योजनाएं भी हैं सरकार की। जो सरकार की पीएलआई योजना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जो जुलाई 2024 तक पीएलआई के तहत आवेदन जो हो रहे हैं वो 755 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। 2024 तक 1.23 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ और लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसमें क्या है कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेलीकॉम, रक्षा, टेक्सटाइल जो है शामिल है। टेलीकॉम में 4G 5G उपकरण निर्यात और 60% आयात प्रतिस्थापन हासिल हुआ है। पीएम गति शक्ति की बात करें तो ये 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य था कि आत्मनिर्भर भारत और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अपने अर्थव्यवस्था को करना है। 36 मंत्रालयों में इसकी जो है एकीकृत बहुविधा और संरचना विकास के लिए इसको जोड़ा गया है, 36 मंत्रालयों में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो विनिर्माण में जीडीपी का 2024 में लगभग 16% पर स्थिर रहा। हमारा जो लक्ष्य था, जो मेक इन इंडिया का लक्ष्य था, वो क्या था कि जीडीपी में विनिर्माण का हिस्सा 16% से हमें कहाँ ले जाना है, 25% पे ले जाना है। लेकिन चुनौतियां 16% पर स्थिर रहीं। 25% के लक्ष्य से काफ़ी दूर। खराब अवसंरचना, श्रम कानून, अत्यधिक नौकरशाही और जटिल कर व्यवस्था प्रगति में बाधा बनाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं चुनौतियों में। 10 वर्ष का अगर हम सफ़र देखें तो 14 में शुरू होता है एफडीआई 45 अरब डॉलर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ, मोबाइल उत्पादन में उछाल हुआ है। पीएलआई योजना लागू किया गया, रिकॉर्ड स्तर एफडीआई 21 में 82 अरब डॉलर। आईएनएस विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत, रक्षा निर्यात में 21,083 करोड़। दशक पूर्ण 27 क्षेत्रों में मेक इन इंडिया 2.0 को ला रहे हैं, हम लाएं 24 में। मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया, तो देखिए मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हम क्या करते हैं कि बाहर से पार्ट्स वगैरह लेकर यहाँ हम क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं कि मेड इन इंडिया जो भी कुछ होगा वो इंडिया में ही बनेगा, यानी भारत विचारों की भूमि से नवाचार के केंद्र में बदल गया है। यह पहल भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। तो हम लोग मेक इन इंडिया से मेड इन इंडिया में, तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं कि निष्कर्ष वगैरह में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ से 62 का अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, विनिर्माण कार्य क्षेत्र में वैश्विक बढ़ावा देना, यानी 16% से हमें कहाँ ले जाना था, 24% में, लेकिन 16% पे ही स्थिर रहा। कारण क्या था, वो सब हम लोग चुनौतियों में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। लाइफ के बाद क्वेश्चन नंबर 63, लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है। इसका उद्देश्य
शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना और इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक ले जाना। यहां से देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं आंसर पर। देखिए, यह पहला कथन है कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो देखिए, यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। ये काम करते हैं। पहले लाइफ के बारे में समझते हैं। तो लाइफ मिशन जो था वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ जो मिशन है वो पर्यावरण के लिए जीवन शैली। एक जो है वैश्विक जन आंदोलन है जिसका शुरुआत ग्लासगो में COP26 में, कॉप, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, ये है। अब ये इसको क्या करना है, तो हमें वैश्विक जन आंदोलन बनाना है, या वैश्विक ये जन आंदोलन है, आप ऐसे बोलिए कि वैश्विक जन आंदोलन है। अब इसकी शुरुआत जो हुआ था, इसका शुरुआत किए थे मोदी जी COP26 में ग्लासगो में, ठीक है, ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में। ग्लासगो में हुआ था, कहाँ, जलवायु शिखर सम्मेलन में। अब देखिए, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ का जो उद्देश्य था वो क्या था कि विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग को बदलकर हमें सचेत और जानबूझकर किए जाने वाले उपयोग को बढ़ावा देना। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सिंपली कि जो भी कुछ हमें करना है अब जागरूकता के साथ करना है, तभी समाज में डेवलपमेंट होगा और हम हर व्यक्ति को हर चीजों के लिए उत्तरदायी ठहराना पड़ेगा कि कुछ भी गलत ना हो। जैसे कि विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग, अगर उद्देश्य की हम बात कर लें तो विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग से हमें बदल के कहाँ चलना है, सचेत होना है, सचेत रहना है और जानबूझकर किए जाने वाले उपयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, इसमें क्या है कि ये जो वैश्विक जन आंदोलन है तो इसमें हर नागरिक को अपने प्रो प्लेनेट पीपल बनाने के लिए प्रेरित करना है, बदलाव करके। यानी ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का संसाधन है उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल गाड़ी में भर रहे हैं तो टंकी से गिरता जा रहा हो फिर भी भरे जा रहे हैं, और ये सब काम इन्फ्लुएंसर टाइप जैसे लोग करते हैं, तो वो समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा और इन सब चीज़ों को बढ़ावा भी नहीं देना होगा। देखिए, एक तो हिंसा ये सब है ही, दूसरी बात ये भी है कि जो संसाधन है उसको नुकसान पहुंचाना, और लोगों के लिए अगर कुछ नहीं बचेगा, अगर इन सब चीज़ों, अभी क्या हाल हुआ है देखा जाए तो अभी तेल गैस इन सब चीज़ों की समस्या है, लेकिन जब अवेलेबल था तो हम बहाए जा रहे हैं, समझदारी नहीं है। कोई बात नहीं, लाइफ मिशन के बारे में जो 3 स्तंभ है उसमें हम देखते हैं। तो पहला चरण जो है अगर सिंपली देखें तो स्टेप 1 हमारा है, या फेज 1 ऐसे बोले, तो देखिए चरण जो है पहला, तो पहले चरण में हमें क्या करना है कि मांग में बदलाव करना है। क्या करना है, मांग में बदलाव करना है, चेंज इन डिमांड। यानी लोगों के जो दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतें हैं उसे अपनाने को प्रेरित करना है, ठीक है। दूसरे चरण की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है, आपूर्ति में बदलाव करना है, यानी बदलती मांग के अनुसार उद्योगों को टिकाऊ सस्टेनेबल उत्पादों को बनाने के लिए मजबूर करना है।
जैसे जैसे हमारा मांग जिस चीजों के लिए बढ़ रहा है उन सब चीजों को उत्पादन करना अब उद्योगों का काम होना चाहिए, यानी आपूर्ति में बदलाव। अगर हम तीसरे चरण की बात कर लेते हैं तो तीसरे चरण में था कि नीति में बदलाव करना था, नीति में बदलाव, यानी सरकार हो गए, बड़े उद्योगपति हो गए, तो जो बड़े उद्योग सॉरी ऐसे बोल सकते हैं इसको कि सरकारों और बड़े उद्योगों की जो नीतियां हैं उसको अस्थायी उत्पादन, खपत, इन सब चीजों के हमें अनुकूल बनाना होगा। तो ऐसे हम 3 चरण ये थे और काम क्या था उसमें, तो जो हमें करने थे, करना क्या क्या था, तो दैनिक जीवन के मुख्य व्यवहारिक जो कदम थे, कोर एक्शन। तो देखिए नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण के बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है। अब हम क्या बदलाव कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग हम कम करें, ये हम बोल सकते हैं। जैसे कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, और कपड़े के थैले का उपयोग हम करें, उसके जगह पे रीयूजेबल जो बोतल वगैरह है, तो प्लास्टिक के पानी की बोतलों की जगह स्टील, कांच की बोतल को अपनाएं। चाय वगैरह जो हम पीते हैं तो उसकी जगह पे हम लोग क्या चीनी मिट्टी वाले पे या स्टील या शीशे की गिलास का यूज करें। इको फ्रेंडली जो बर्तन है, जैसे समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बांस या बायोडिग्रेडेबल बर्तन का उपयोग हम कर सकते हैं। तो से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन पे हम बात कर सकते हैं, यानी नल को बंद रखना, ब्रश करते समय, हाथ धोते समय पानी का नल जो है लगातार खुला हमें नहीं छोड़ना है, पानी का सही उपयोग करना है, बर्तन और कपड़े धोते समय पानी को बर्बादी नहीं होनी चाहिए, वर्षा जल संचयन, बागवानी सफाई के लिए बारिश के पानी को इकट्ठा करने की आदत डालनी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम होना चाहिए। अपने घर के नीचे कंक्रीट है तो घर के नीचे वाटर स्टोरेज बनाना चाहिए, या ग्राउंड जो है ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए व्यवस्थाएं ये सब करनी चाहिए। समस्याएं बढ़ती जा रही है, अब पॉल्यूशन तो वाटर भी पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सेव एनर्जी, तो देखिए सेव एनर्जी में हम बोल सकते हैं कि एनर्जी को हम कैसे, तो यानी अगर हम रूम में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लाइट तो उसको बंद रखें, पंखे को बंद रख सकते हैं, चार्जर को सीधे हम प्लग पॉइंट से बंद रख सकते हैं। स्मार्ट सफर करें, यानी पास की जगह पर जाने के लिए पैदल चलें, आप साइकिल से चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल है तो लंबे समय तक अगर सिग्नल पे तो वहां पर इंजन बंद कर सकते हैं ताकि ईंधन भी बचे और प्रदूषण भी कम हो, तो ये हम कर सकते हैं। ई वेस्ट, यानी कचरा का हम प्रबंधन कर सकते हैं, तो ई वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब देखो कचरा को अलग करना, यानी सूखा हो गया, गीला हो गया, तो गीले को हम जैविक, और गीले कचरे की अगर बात आती है तो किचन वगैरह का जो कचरा है, गीला कचरा है, उसको एक आप क्या कर सकते हैं कि टब वगैरह छोटा सा प्लास्टिक का उसमें डाल के, और उसको आप अपने जो जो बागवानी टाइप या कुछ भी आप उगा रहे हैं, टमाटर वगैरह ये सब सब्जियां वगैरह, उनमें आप यूज कर सकते हैं। सूखे हैं तो उसको रिसाइकिल वाले हैं, तो इन सबको अलग अलग आपको डिब्बे में रखना है। ये कचरा है तो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है उसको फेंकने के बजाय ई वेस्ट रिसाइकलिंग केंद्र को सौंप सकते हैं। भोजन बर्बादी को रोकना है तो थाली में हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो, या जितना आप हो सकता है उसे 10% कम ही लेना चाहिए ताकि खाना बर्बाद भी ना हो। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसी आदतें अपनानी है हमें जिसमें कचरा का उत्पादन क्या हो सकता है, कम से कम हो सकता है। यानी हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस वेस्ट में अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्यूज कर सकते हैं, यानी हम अस्वीकार करें, मतलब अनावश्यक वस्तु जो है हम ना खरीदें, ठीक है, एक ये हमें ध्यान रखना है। एंड यानी
अस्वीकार, अस्वीकार करना है हमें। सिंगल यूज प्लास्टिक से इनकार। रिड्यूस, तो अगर हम रिड्यूस करें तो रिड्यूस अगर हमें करना है तो कम पैकेजिंग वाले उत्पाद चुनें, जरूरत के अनुसार खरीदारी करें। रीयूज, तो रीयूज करना है यानी पुनः उपयोग करना है, ठीक। कपड़े के बैग, स्टील की बोतल हो गया, और पुनः भरण के लिए जो रिफिल उत्पाद होते हैं वो हो गया। रिसाइकिल हो गया, तो आगे हम देखेंगे तो रिसाइकल। तो पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण में हम क्या कर सकते हैं, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, धातु का पुनर्चक्रण, इन सब चीजों का कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5R में है 5R, तो हम रिकवर कर सकते हैं या रिपेयर कर सकते हैं, ठीक, यानी मरम्मत या पुनर्प्राप्ति, यानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय हम मरम्मत वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल। तो एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें बोल सकते हैं कि हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जिससे क्या हो, व्यक्ति भी स्वस्थ रहे, और व्यक्ति जब स्वस्थ हो और जिस पर्यावरण में रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसको भी स्वस्थ रखे, उसको भी क्या हो, लाभ हो उस व्यक्ति के रहने से। यानी ऐसा ना हो कि व्यक्ति को लाभ हो और पर्यावरण को नुकसान हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी हम इसमें बोल सकते हैं कि हम संतुलित, अब खुद को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो संतुलित और पौष्टिक आहार ले सकते हैं, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, दाल हो गया, मोटे अनाज हो गया जिसे श्री अन्न, इन सब चीजों का हम सेवन कर सकते हैं, यानी मोटे अनाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए। जंक फूड हो गया और ये जो पैकेज फूड है, इन सब से हमें दूरी बनानी चाहिए। और भी हम ये कर सकते हैं कि स्थानीय या मौसमी जो खाद्य पदार्थ, फ्रूट्स वगैरह, फल हैं, इन सब चीज़ों की हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब ये सब अगर आप करते हैं तो कुपोषण मोटापे से बचेंगे। हाँ, अपने खाद्य में जो अपना फूड जो है, फूड सिस्टम में प्रोटीन पे डिपेंडेंट को बढ़ाना चाहिए। अब ये सब अगर आप करते हैं तो कुपोषण, मोटापा, इन सब चीज़ों से आप दूरी बना के रखेंगे, इन सब में कमी आएगी, स्वास्थ्य व्यय में भी कमी आएगी। अब न बीमार होंगे, न मेडिकल में पैसा जाएगा। दूसरी चीज है कि कृषि क्षेत्र पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी पे ज्यादा आप डिपेंडेंट है, तो ज्यादा उत्पादन और ज्यादा इंपोर्ट वगैरह, इन सब चीजों पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उन सब चीजों पे हम निर्भर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नियमित हम शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, जैसे इसमें हम पैदल चल सकते हैं, साइकिल, योगा, व्यायाम, ये सब कर सकते हैं। इससे ये क्या होगा कि अगर हम निजी वाहन के बजाय हम सार्वजनिक वाहन का उपयोग अगर करते हैं तो क्या होगा, अब इससे लाभ क्या होगा, तो कार्बन का उत्सर्जन जो है कम होगा। अगर आप पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, योगा व्यायाम करेंगे तो हृदय रोग, मधुमेह आदि के खतरे से कमी रहेगी। अब देखिए, संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग भी हम कर सकते हैं। तो इसमें हो गया बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ईंधन पे हमें बचाना है, अनावश्यक उपयोग से बचना है। मानसिक स्वास्थ्य, तो हम तनाव प्रबंधन के लिए तनाव प्रबंधन हमें करना है, ध्यान, मेडिटेशन, योगा वगैरह करना है। और जो डिजिटल उपकरण है उसका संतुलित उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि रात भर लगे हुए हैं रील्स, वीडियो वगैरह, इन सब चीज़ों में, और जो आपका स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। तो फूड सिस्टम में हमारा क्या हो गया कि इसमें अगर हम देखें तो आप बोल सकते हैं उपभोग और फूड सिस्टम है, तो उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन का जो प्रक्रिया है, यानी उत्पादन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, परिवहन, विपणन हो गया, उपभोग हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन, ये आपका एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम में आता है। जैसे आप ये कर सकते हैं कि पर्यावरणीय रूप से जो टिकाऊ है उसका हम करें सस्टेनेबल फूड सिस्टम में, जैसे जैविक खेती को प्रमोट करें, प्राकृतिक खेती को, कम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करें। क्योंकि देखिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह ज़्यादा यूज होगा तो आप ही के शरीर पे आएगा, एंटीबायोटिक वगैरह ज़्यादा यूज हो रहा है तो आप ही के शरीर में आना है कहीं ना कहीं। आर्थिक रूप से लाभकारी होगा, यानी किसान को उचित मूल्य, कृषि की आय में वृद्धि होगी, कृषि की आय में वृद्धि होगी, किसान की आय दुगनी होगी, 3 गुनी होगी। सामाजिक रूप से
न्यायपूर्ण तो क्या है, सभी लोग को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकता है। सामाजिक रूप से ये न्यायपूर्ण है, यानी सभी लोग को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सकता है। व्यक्तियों को अगर थोड़ा बहुत अपने दिनचर्या में अगर वो समय निकाले और करें, खुद भी जैसे टेरिस फार्मिंग कर सकते, टेरिस पे कुछ लगा सकते हैं। गांव में जो बच्चे रहते हैं, गांव में जो लोग रखते हैं, वो कुछ कुछ अपना उपजा सकते हैं खाने के लिए, वो भी ऑर्गेनिक होगा, प्राकृतिक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगा। अब गांव के लोग भी सब्जी वगैरह मार्केट से खरीद रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद उपजाना चाहिए। जलवायु अनुकूल कृषि होनी चाहिए, मोटे अनाज हम उगाएं, सूखा रोधी फसलें उगाएं, जल संरक्षण तकनीक जो है, स्प्रिंकलर हो गया और जो भी है, ड्रिप इरिगेशन हो गया, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब जैसे ये भी बोल सकते हैं कि गांव के लोग मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एग्रो फॉरेस्टिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वो करके लाइफ जो हमारा है, यानी पर्यावरण के लिए जो जीवन शैली है, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने से समाज में बेहतर पोषण मिलेगा, खाद्य सुरक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। सेकंड, अगर हम देखें तो इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, तो सही बात है। अगर आप बदलती मांग के अनुसार उद्योग को अगर आप सस्टेनेबल बना रहे हैं, तो लोग जो है गांव में प्राकृतिक, ऑर्गेनिक, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होंगे, तो बढ़ावा मिलेगा। उद्देश्य पर्यटन भारतीय गांव तक ले जाना है, ये भी सही है। हम गांव में भी बना सकते हैं बगीचा रेस्टोरेंट, आजकल फेमस है, आप लोग देख सकते हैं बिहार में। तो यही सब चीज़ें, और भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, प्राकृतिक खेती के लिए है, इन सब चीज़ों का तो हम प्लांट वगैरह वहाँ लगा सकते हैं और लोगों को गांव, वैसे ये सब जो पर्यटन जो है वो गांव में, ये सब पुणे वगैरह में ये सब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है, पर है ऐसा कुछ। अगर लाइफ की बात हम करें तो यूएनईपी के अनुसार अगर देखा जाए तो दुनिया में जो 8 अरब में से कम अगर 1 अरब लोग भी, 8 अरब लोग हैं, तो 1 अरब लोग भी अगर ये सब आदत अपना लेते हैं, तो जो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन हमारा है वो 20% कमी आ सकता है। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि यूएनईपी कहता है कि 8 अरब एक मतलब 1/8, 1 अरब पीपल 8 अरब में से अगर ये चीज अपना लेते हैं, लाइफ को अपनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो कार्बन उत्सर्जन है, आपका कार्बन का उत्सर्जन है वो 20% की क्या होगी, कमी आएगी, उसमें 20% की कमी आएगी। तो सही है, करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम। तो नेक्स्ट है बिहार में खेती फसलों का क्रम, अब ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले हमारा क्या है, चावल है, फिर गेहूं है, मक्का है, दाल है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, तो धान की बात हम करते हैं, चावल, तो लगभग 50 से 52% हिस्सा जो है राज्य के सभी प्रमुख फसल है और पूरे बिहार में ये उगाई जाती है, ये भी है। गेहूं की बात करें तो 26 से 28% है, दूसरे स्थान पे है। मक्का तो 9 से 10% है, तेजी से उभर रहा है। दलहन है तो 6 से 9% है। तो चना हो गया, मसूर, खेसारी, अरहर हो गया, इन सब की खेती होती है। इन सब के अतिरिक्त अगर हम देखें तो शेष भूमि जो है 12 से 15% में हम तिलहन, गन्ना, मौसमी सब्जियां, आलू, प्याज आदि का व्यवसायिक खेती के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार की बाढ़ के बारे में नीचे से निम्न में से कौन से कथन सत्य है। फर्स्ट कथन है आपका कि बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है, सही है। दूसरा है कि बिहार की प्रमुख नदियां और उनका जल ग्रहण
पहाड़ का क्षेत्र जो है वो पहाड़ों में है, ये भी सही है। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ये भी सही है। तो यानी तीनों सही है। अब देखो, फर्स्ट में तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन सेकंड में आपने थोड़ा सोचा होगा और कंफ्यूजन हुआ होगा। थर्ड वाला जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ये आपको पता है, ध्यान है आपको। सिंपली अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कोसी नदी की अगर हम बात करें तो कोसी कोसी की तो ये कितना है, 729 किलोमीटर है, ठीक। जिसका विशाल जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 74,030 किलोमीटर स्क्वायर, इससे अधिक है, जो कहाँ है, नेपाल में। नेपाल और हिमालय, हिमालय यानी माउंट एवरेस्ट सहित जो भी है वो फैला हुआ है। और अच्छा, कोसी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। तो भारी मात्रा में गाद वाद जो है उधर से लेकर आता है बिहार की तरफ, और इन सब वजहों से वो क्या करता है, अक्सर अपना मार्ग बदलता रहता है, ठीक है। गंडक की अगर हम बात करें, गंडक नदी, तो ये कितना है, 630 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर। अब इसमें से भी अगर देखा जाए तो 445 किलोमीटर जो है वो भारत में बहती है, ये इंडिया में बह रही है, ठीक है। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 40,000 समथिंग, 40,553 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर जो है जल ग्रहण क्षेत्र है। और यह पश्चिम में पश्चिमी चंपारण गोपालगंज से होकर बहती है, मतलब मध्य हिमालय से निकल के, ये भी ध्यान हमें रखना है। थर्ड अगर आप देखो बागमती नदी, तो ये नेपाल काठमांडू के पास शिवपुरी पर्वतमाला से निकलती है। अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं बागमती, कहाँ गया बागमती, ये रहा। तो बागमती नदी नेपाल के काठमांडू के पास कहाँ से, शिवपुरी पर्वतमाला से। और ये कोसी नदी में मिलने से पहले लगभग कितना किलोमीटर, तो 500, बागमती नदी की अगर हम बात करते हैं तो 589 किलोमीटर जो है तक बहती है, कहाँ से, इसमें वो कोसी नदी में मिलने से पहले। बिहार में लगभग अगर इसे देखा जाए तो 300 कुछ किलोमीटर, यानी 394 किलोमीटर ये बिहार में बह रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर घाघरा नदी की आप बात करो तो घाघरा नदी की अगर देखोगे तो तिब्बती पठार से ये निकलती है, 1000 कुछ किलोमीटर का जो विस्तृत मार्ग ये तय करना है इसको, और गंगा में मिलती है ये, ठीक। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर महानंदा की बात हम करते हैं तो महानंदा क्या है, दार्जिलिंग हिमालय से निकलने वाली है, और ये बांग्लादेश में गिरने से पहले लगभग जो है बिहार और पश्चिम बंगाल से होते हुए 360 किलोमीटर लगभग दूरी तय करती है। ये रहा आपका महानंदा, ठीक। तो इस प्रकार हम नदियों को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ ऐसा देखें कि जो ये वर्षा के जल का जल ग्रहण, तो वर्षा ज़्यादा उत्तरी बिहार से नदियों का जाल आप देख सकते हैं। वैसे थोड़ा बिहार का डिटेल में देख लेते हैं बिहार को। तो देखिए, बिहार में लगभग 68,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल का लगभग 73% इतना किलोमीटर हिस्सा जो है बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है। 38 जिले हैं, 28 जिले बाढ़ से हमेशा, मतलब बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, 15 अत्यंत ही बाढ़ से संभावित है। उत्तरी बिहार में ये सब स्थित है, क्योंकि यहाँ नेपाल से निकलने वाली नदियाँ कोसी, गंडक, बागमती आदि हैं। तो बिहार में आप इस वाले मैप से देख पा रहे होंगे कि उत्तरी बिहार हमेशा क्या रहा है, प्रभावित रहा है बाढ़ों से, इसलिए उत्तरी बिहार पिछड़ा भी है। आगे अगर हम देखें कि अति संवेदनशील जिले जो हैं उत्तरी बिहार में, तो वो कौन कौन से हैं, और हिमालय से आने वाली जो भारी जल प्रवाह है उससे क्या हो रहा है, तो नदी के तटबंध टूट रहे हैं, और इनसे क्षेत्र में क्या है, लगातार बाढ़ की समस्याएं बनी रहती हैं। अगर कोसी बेसिन की देखें तो उससे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया प्रभावित है।
गंडक, बूढ़ी गंडक की बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली प्रभावित है। बागमती की हम देखें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा। महानंदा बेसिन तो किशनगंज, कटिहार। महानंदा बेसिन देखो तो किशनगंज, कटिहार, किशनगंज आपका और कटिहार। और ये रहा हमारा गंडक तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण यहाँ हो जाएगा, गोपालगंज हो गया, वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। बागमती में हो गया सीतामढ़ी, और ये दरभंगा हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय यहाँ पर। तो इस तरीके से ठीक है, तो यहाँ तीनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे? तो प्राचीनतम जो है वो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। राजस्थान के जावर खानों में चांदी के प्राप्त करते थे। हड़प्पा वासी जो भी थे वो राजस्थान के जावर खानों से चांदी प्राप्त करते थे, तो इसका हड़प्पा है। 67 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो ये हर व्यक्ति को याद रहता है कि कनिष्क के शासनकाल में हुई, और कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष जो है वसुमित्र थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चंद प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था? तो ये अवंती के थे, यानी आधुनिक मालवा उज्जैन का क्षेत्र हुआ। ये शक्तिशाली राजा थे और बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। चंद प्रद्योत के बारे में अगर हम बात करें तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखना है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और बुद्ध के समकालीन हुए ये। इनके समय अगर आप देखें तो राज अवंती रहा है, राजधानी जो है उज्जैन, काल जो है 6ठी ईसा पूर्व रहा है, वंश जो है चंद्रयोत। 16 महाजनपदों के युग में चंद्रप्रद्योत शक्तिशाली शासकों में से एक थे, और मगध से शत्रुता। चंद्रप्रद्योत मगध नरेश बिंबिसार के बीच लंबा संघर्ष चला है। बाद में दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और चंद्रप्रद्योत की बहन चेलना से बिंबिसार ने विवाह किया था। तो ये एक फैक्ट है, ये ध्यान में रखना है। वत्सराज के राजा उदयन से भी संघर्ष प्रसिद्ध है। उसने उदयन को बंदी बनाया था, यानी चंद्रप्रद्योत ने राजा उदयन को क्या बंदी बनाकर रखा था। जीवक और चंद्रप्रद्योत की बात करें हम तो चंद्रप्रद्योत को क्या हुआ था? पीलिया से पीड़ित था, तो वो मगध के प्रसिद्ध जो वैद्य जीवक थे उनको बुलाया गया, और यानी जो बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे, बुद्ध के निजी वैद्य भी थे। तो जीवक ने चंद्रप्रद्योत का सफल उपचार किया। इससे प्रसन्न होकर जीवक को एक क्या मिला? हाथी और दुर्लभ वस्त्र उपहार में मिला। इससे आप ये बोल सकते हैं कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा के उत्कर्ष का यहाँ प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म से संबंध की बात अगर करते हैं तो चंद्रप्रद्योत ने महात्मा बुद्ध को अवंती आने का निमंत्रण दिया। वो तो नहीं गए, लेकिन महाकचायन यानी अपने प्रमुख जो शिष्य थे उनको भेजा अवंती, और उसके प्रभाव से अवंती में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। महाकचायन के प्रभाव से अवंती में क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। चंद्रप्रद्योत स्वयं भी बौद्ध धर्म के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। अगर उदयन और इसका प्रसंग देखें तो घटना में क्या हुआ है कि बंदी बनाया। विवरण है कि वत्स उदयन छल से पकड़ा गया था। अपनी पुत्री वासवदत्ता से मिलने गया वीणा सिखाने के बहाने। उदयन और वासवदत्ता का प्रेम हुआ। साहित्य में प्रसिद्ध जो है वो प्रेम कथा भी है। दोनों भाग गए हाथी पे सवार होकर। तो वासवदत्ता आप बोल सकते हैं कि भारतीय साहित्य के सुप्रसिद्ध प्रेमिका है। सुबंधु ने वासवदत्ता के नाम गद्य काव्य लिखा। तो ये हमें ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो चंड का मतलब होता है उग्र क्रोधी स्वभाव का। समकालीन मतलब बुद्ध, इनके समकालीन बुद्ध हैं, बिंबिसार है, उदयन है, महावीर है। वंश की अगर बात करें तो प्रद्योत वंश है, अवंती
स्रोत तो बौद्ध के जातक कथा है, पाली ग्रंथ है और जैन आगम है। महत्व क्या है, तो 16 महाजनपदों का काल का प्रमुख शासक रहा है ये। एक सार में अगर देखा जाए तो चंद प्रद्योत के नाम अनुरूप उग्र स्वभाव वाला किंतु बौद्ध धर्म का समर्थक, प्राचीन भारत चिकित्सक, जीवक प्रसंग, प्रेम कथा वासव दत्ता के लिए इतिहास में अमर राजा है। 69 राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे? तो राष्ट्रकूट शासक की अगर आप बात करते हैं तो इन्होंने जैन धर्म को, और अगर देखा जाए तो शैव वैष्णव सबको जो है बढ़ावा दिया, लेकिन एग्जाम पर्पज से जैन धर्म पे विशेष महत्व हम लोग रखते हैं। तो जैन धर्म को थोड़ा सा ज़्यादा, यानी जैन धर्म को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ावा मिला है। राष्ट्रकूट के शासक अमोघ वर्ष प्रथम जो एक जैन अनुयायी भी था, तो थोड़ा तो मिलना ही है ज़्यादा। यानी उस समय शैव वैष्णव धर्म भी महान संरक्षक था। एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पार देखा गया था? तो इल्तुतमिश है। इसको देखते हैं कि सन 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंच गई। इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया, जिससे भारत में मंगोलों के आक्रमण के खतरे से बचा गया। 71 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं? तो मलिक काफूर, ये हमें याद रखना है। मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या रहा? सेनापति रहा है। इसको 1000 दिनारी इसलिए भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन के सेनापति जो नुसरत खान है उसको गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था। अभियान अगर बात करें मलिक काफूर की अभियान, तो प्रमुख विजय भी है। जैसे देवगिरी तो 1307 में राजा रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण किया। वारंगल जो है तेलंगाना, तो 1309 से 10 में काकतीय राजा प्रताप रुद्र को पराजित किया। द्वार समुंदर होयसल है 1310 में होयसल राजा वीर वल्लभ तृतीय को पराजित किया। देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आते हैं। नेक्स्ट अभियान इसका है मदुरै में पांड्य 1311 में, तो पांड्य साम्राज्य तक पहुंचा और पांड्य साम्राज्य तक पहुंचा, यानी कहां तक? रामेश्वरम तक। अब अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र भी था। ये क्यों था विश्वास पात्र? अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र रहा है, एक सेकंड, तो विश्वास पात्र जो है वो क्यों था? देखिए, तो पद जो है वो नायब मलिक उप सुल्तान जैसा। विशेषता अलाउद्दीन का सर्वाधिक विश्वासपात्र सेनापति। धर्म जो है मूलतः हिंदू, बाद में इस्लाम धर्म अपनाया है। अंत में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सत्ता हथियाने की कोशिश और मारा गया। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है। 1000 दिनारी किसके नाम से कौन जाना जाता है? तो मलिक काफूर। ठीक है, कारण क्या है कि उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट है गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया? तो गुजरी महल मान सिंह जी ने बनवाए थे। ग्वालियर किले में स्थित प्रसिद्ध जो गुजरी महल है, कहाँ है ये? गुजरी महल। राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में अपनी प्रिय रानी मिग्र नयनी जो गुजर जाति की थी, उसी के लिए इस महल का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में यूज हो रहा है। गुजरी महल की बात करें तो इसका नाम आते ही एक अद्भुत प्रेम कथा जीवंत हो उठती है। मध्यकालीन भारत के सबसे रोमांटिक राजाओं में से एक राजा मान सिंह तोमर और उनकी प्रेमिका मिग्र नयनी यानी गुजरी कन्या की है। राजा मान सिंह तोमर और मिग्र नैनी की बात अगर करें हम, तो राजा मान सिंह तोमर, वंश इनका है तोमर वंश, राज्य जो है ग्वालियर है, काल जो है 1486 से 1516। प्रेमिका जो है मिग्र नैनी गुजरी जाति की कन्या है।
उनकी प्रेम कथा की बात करें तो राजा मान सिंह जब शिकार पे निकले थे तभी उन्होंने एक गुजरी कन्या मृगनयनी को अकेले शेर से लड़ते देखा। मृगनयनी की वीरता और सौंदर्य पर मान सिंह मुग्ध हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो मृगनयनी ने भी शर्त रखी कि मुझे ग्वालियर किले के भीतर एक अलग महल चाहिए और मेरे गांव का पानी चाहिए। मान सिंह ने शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार गुजरी महल का निर्माण हुआ। तो निर्माणकर्ता में अगर देखें तो मान सिंह तोमर जी हो गए। किसके लिए? तो मृगनयनी के लिए। कहाँ? तो ग्वालियर। काल तो 15वीं शताब्दी। शैली तो हिंदू राजपूत स्थापत्य। विशेषता मृगनयनी के गांव से पानी लाने की नहर भी बनवाई गई। ये हमें ध्यान रखना है। पक्ष की बात करें तो बलुआ पत्थर हो गया, राजपूत मध्यकालीन शैली है। विशेषता साधारण किंतु भव्य संरचना। ठीक है। वर्तमान तो पुरातत्व संग्रह के रूप में इसका यूज हो रहा है। संरक्षण एएसआई कर रहा है। मान सिंह तोमर संगीत प्रेमी भी थे। तो मान सिंह केवल प्रेमी राजा नहीं बल्कि महान संगीत संरक्षक भी थे। योगदान इनका तो ध्रुपद गायन का विकास, ध्रुपद गायन का विकास, ग्रंथ मान कौतूहल संगीत ग्रंथ, गायक बैजू बावड़ा इनके दरबार से जुड़े माने जाते हैं। विशेषता तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई देने के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर किले के अन्य महल तो गुजरी महल मृगनयनी के लिए अब संग्रहालय के रूप में काम हो रहा है। मान मंदिर, मान सिंह का मुख्य महल। जहांगीर महल मुगल काल, करण महल तोमर काल और विक्रम महल तोमर काल। वर्तमान में गुजरी महल तो अभी तो संग्रहालय में आज गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय में के रूप में है। परमार काल की दुर्लभ मूर्तियां उसमें रखी गई है। ठीक है। साल भंजिका प्रतिमाएं हैं, गुप्तकालीन अवशेष है। पहली और 12वीं के बीच शताब्दी की कलाकृतियां हैं। साहित्य प्रसिद्धि अगर बात करें हम तो मृगनयनी तो वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी नाम से एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जो मान सिंह और मृगनयनी की प्रेम कथा पर आधारित है। हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में भी इसे माना जाता है। अगर आप एक लाइन में देखें तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दूसरा जो है गुजरी महल हिसार हरियाणा में भी है। तो हिसार हरियाणा में भी एक गुजरी महल है जिसका निर्माण 1354 ईस्वी में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के सम्मान में करवाया था। यह हिसार की स्थानीय गुजरी महिला थी। जो हिसार की जो महिला थी वो स्थानीय गुजरी महिला थी। ठीक है। तो ये गुजरी हो गया। आप 73 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 73, किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाने जाते हैं? कौन से वो मुगल शासक हैं जिन्हें रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट था और इजी भी। मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का अगर शासनकाल हम देखें तो 1719-48 के बीच में है। ये जो है विलासितापूर्ण जीवन शैली, कला संगीत नृत्य के प्रति जो है अगाध प्रेम, इसी वजह के कारण इसको रंगीला उपनाम दिया गया था। मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर, रंगीला की उपाधि इसको मिली है। नादिर शाह का आक्रमण हुआ है 1739 ईस्वी में। फारस का जो शासक था तो इसके शासनकाल में अटैक किया था। सैयद बंधुओं का अंत हुआ है, यानी इनके समय ही शक्तिशाली सैयद बंधुओं का जो है प्रभाव समाप्त हुआ। तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक इसको माना जाता है। अंतिम शासक ही था वो। स्वतंत्र राज्यों की नींव में तो इन्हीं के काल में कई राज्य जो हैं स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ, जैसे हैदराबाद। तो चिन किलिच खां जिसको निजाम उल मुल्क के उपाधि मतलब चिन किलिच खां जो है जिसने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। अवध का तो सादत खां अवध, ये सब स्वतंत्र राज्य हुए। बंगाल में तो अलवर्दी खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो गुरु राम सिंह
राम सिंह। तो पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल सियान साहब ने की थी, लेकिन इसे संगठित और शक्तिशाली राजनीति का स्वरूप बाबा राम सिंह ने यानी गुरु राम सिंह ने दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग और स्वदेशी का प्रचार भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 75 पे आते हैं। तो पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो यहाँ आंसर है गारो का। पागलपंथी विद्रोह तो वो जो है एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो मुख्य रूप से देखा जाए तो उत्तरी बंगाल की गारो और होजोंग जनजाति इसमें शामिल थे। विद्रोह जो है जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ करम शाह और उसके पुत्र टीपू शाह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेशाभिमानी जिसे स्वदेश वाहिनी भी कहा जाता है के निडर संपादक जो थे के रामकृष्ण पिल्ले, उन्होंने त्रावणकोर के तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। इसे 1905 में वकोम अब्दुल खादर मौलवी ने शुरू किया था, लेकिन इस पत्रिका को असली पहचान निडर संपादक जो है रामकृष्ण पिल्ले से ही मिली, के नेतृत्व में ही मिली। तो ये ध्यान में रखना है कि 1905 में वकोम अब्दुल खादर मौलवी ने इसे शुरू किया था, ठीक है, लेकिन पहचान किससे मिल रही है? के रामकृष्ण पिल्ले जी से। 77 नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1872, यानी इसको आप सिविल मैरिज एक्ट भी बोल सकते हैं या ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। तो केशव चंद्र सेन के प्रयास से यह परिणाम आया था। लड़कियों के लिए विवाह के न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो ये सब बीपीएससी का कोर पॉइंट है जहां से क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब आते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना देखा जाए तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए, और इसके अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल इसके प्रमुख नेताओं में से एक है। इनका उद्देश्य क्या था? तो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को ब्रिटिश शासन को मुक्त कराना। गदर पत्रिका ने गदर मचाया। उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य भाषाओं में छपता था इस वजह से। तो अनेक भाषाएं तो गदर मचाएंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट 79 विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश, पाला ये कर दिया है बट 79 में अगर देखेंगे द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। तो पाला को यहाँ पाल को पाला कर दिया है, पाला वंश के शासक ने की थी। तो धर्मपाल, अब धर्मपाल जो है वो 783 से 820 ईस्वी में है। 8वीं शताब्दी के और 9वीं शताब्दी के शुरुआत तक विश्वविद्यालय विक्रमशिला की स्थापना कराई, जो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र के रूप में था। प्रथम आचार्य की बात करें यहाँ पर तो विद्वान जो हैं कुलाधिपति कुल अतीसा दीपांकर थे, आचार्य अतीसा दीपांकर थे। धर्मपाल की बात करते हैं तो राज्याभिषेक वो 1770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल, यानी धर्मपाल के पिता कौन हो गए? गोपाल, ठीक है, बनाया। शासनकाल उन्होंने 810 ईस्वी तक शासन किया। उपलब्धियों की बात करते हैं तो धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता जो है कन्नौज के शासक इंदिरायुद्ध को पराजित करना, उसके बाद चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल के बारे में अगर देखें तो उपाधि 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने दी? तो धर्मपाल धार्मिक विश्वासी आदमी था, बौद्ध धर्म
का उत्साही समर्थक था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। लेखों में उसे परम सौगात, तो परम सौगात किसे कहा गया है? तो धर्मपाल को कहा गया है। स्थापनाएं उसने विक्रमशिला, सोमपुरी यानी पहाड़पुरी में प्रसिद्ध बौद्ध विहारों का स्थापना करवाया। दरबारी विद्वान की अगर बात करें तो हरिभद्र सूरी उनकी राज्यसभा के एक प्रमुख सदस्य थे, जो प्रमुख बौद्ध लेखक भी थे। ठीक है। अगर विश्वविद्यालय के भागलपुर बिहार में ये कराया। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों के राजस्व को दान में दे दिया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव से, जिसके इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। तो ध्रुव जो है वो प्रतिहार को भी पराजित कर चुका है और धर्मपाल को भी पराजित किया। कि कहाँ का राजा था? तो राष्ट्रकूट का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम बिफोर पाटलिपुत्रा वाज। अच्छा, ओके, तो राजगीर थी। अब वैसे भी पाटलिपुत्रा, पटना जो है, पाटलिपुत्रा राजधानी और लोगों ने भी बनाई, वो भी हम लोग साथ में देखेंगे। तो मगध की सबसे पहली राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। हर्यक वंश के शासन उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी वहां स्थापित की। ठीक है, राजधानी वहां स्थानांतरित की, स्थापित की। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग वंश ने 413 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व और नंद वंश ने 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व, यानी उदयन के बाद इन दोनों राजवंशों ने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में रखी थी। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 298 बीसी, बिंदुसार ने 298 से 273 बीसी, सम्राट अशोक ने 273 बीसी से 232 बीसी के विशाल मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा में ही थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस शानदार राजधानी का विस्तृत विवरण किया है। अच्छी बात है, उस समय वैसा पाटलिपुत्रा था तो विवरण किया गया था। आज हमारा पाटलिपुत्रा कैसा है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं है। गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 3री से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत के इस स्वर्ण युग के दौरान भी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना यानी प्रमुख प्रशासनिक सांस्कृतिक केंद्र बना रहा है। इसका गुप्त साम्राज्य में 3री से 6ठी। तो 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी 4th हमारा पार्ट है ये। नेक्स्ट हम 81 से 100 तक जाएंगे और फिर हम कोई और पेपर इसी का देखेंगे, जीएस का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।